नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी सौत, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली, तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हो गई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू कोई ना कोई बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता, और अंततः वो एक नई स्त्री ले ही आया, जिसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नव यौवना के समय क्या जंचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगरते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ भी नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उससे एक दिन पहले दासी के लिए एक अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, अभी मेरे पास रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदड़ी क्यों लाए? चुंदड़ी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे काम आ जाती ना। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है अभी से उसे नून तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो खुद काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए तुझे? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी दासी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बला जाती है काम करने। मैं जैसे रखूंगा तो तुझे अब वैसे ही रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, और नहीं होगी तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू कर दी। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदड़ी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है मैं अलग रहूंगी। मैंने तो कह दिया, तेरी इच्छा हो जो वो कर। दासी ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पैर जोड़े मनावन करें, और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज नहीं तो और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो ना वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके ही छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतघ्नता की आशा न थी। अब जब वह पहले की तरह सुंदर नहीं रह गई, तो रामू को उससे प्रेम नहीं रहा। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा, इसका उसे विश्वास न आया। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़ कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी ने जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए तो पौरुख थक जाने तक एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज इतनी निर्दयता से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना नहीं कहा, तू नहीं जाएगी अलग रहने, मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। मेरा ब्याह हुआ है तुझसे,
हंसी ठट्ठा नहीं है, लेकिन जब रामू को उसकी परवाह ही नहीं तो वह रामू की परवाह क्यों करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री ले आता और मेरी यह दुर्गति करता। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन ही रजिया दूसरे गांव चली गई। उसने अपने साथ कुछ ना लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था और आज यह घर भी छिन गया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर वह शायद समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी न चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी वह इस घर से धेले की भी चीज नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा कि रजिया घर की सारी संपदा उठाकर ले गई है। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे घर की कोई चीज अपने साथ नहीं ले जा रही। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में ही नहीं आया। उसे आशा ही न थी कि वो यूं चली जाएगी। उसने सोचा था कि जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दासी बोली, जाओ जाकर गांव में ढिंढोरा पीट कर आओ। यहाँ किसी का डर नहीं है। तो अपने घर से लेके ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू ही से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देता है। दासी ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया और रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से ही मिला हुआ था, इसलिए यहाँ के सभी लोग उसे अच्छी तरह जानते थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी सच्ची, यहाँ तक कि अपनी बात की पक्की। यह बात यहाँ किसी से छुपी ना थी। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो मजूरी एक की ले लेकिन काम दो का करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। पर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर घंटों उन्हें सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब मेरे बेटे, मेरे पति, जो भी हो तुम ही हो। मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाट कर उसे आश्वासन देते। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर जुआ रखवाते और कैसा जी तोड़ काम करते। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनको हृदय से अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि की पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास ना कर सकती थी, पर अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने सुना नहीं चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है। सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से पूछा, जूड़ी है क्या?
नहीं नहीं, जूड़ी नहीं है, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा। बड़ा बुरा हाल है। घर में एक पैसा भी नहीं है, दवा दारू कैसे करे? दसिया के एक लड़का हुआ है। वह तो पहले भी काम धंधा कुछ न करती थी, और अब तो लड़कोरी है। कैसे काम करने जाए? सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर दासी को तो गहने भी चाहिए। नई दुल्हन ऐसे ही कैसे रहेगी? रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर जाकर भी उसका जीना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ और पूछना चाहती थी, और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह ही नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरब पश्चिम जा जाकर देखा। वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इससे वे शब्द याद आ गए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय उसे कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था। अब वह जलन ना थी। समय ने उसे बहुत शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं, तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था, और 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी खोटा हो रहा होगा। खाने पीने को भी ठीक ठीक ना मिला होगा। पड़ोस की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना तुमने? रामू बहुत बीमार है। जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं ही चल दी तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, या मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने लगी। बैलों को भी सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी को जाता था। मलसी, रामू का गांव। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, आखिर दौड़ी दौड़ी आ गई वापस। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर कौन बुलाएगा उसे? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 गाहक निकल आवेंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। मगर उस वक़्त के बाद से मलसी कभी दोबारा गई भी तो नहीं रज़िया। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रज़िया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास आकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा, तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बाती करनी है। तुम्हें रुपया दे दूंगी, जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर 9-2-11 हो गया। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही है? रोती तो नहीं है। वह क्यों रोएगी? मालूम होगा ना। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ही ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जा रही थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी तो वह बात याद आ गई। 10 साल हो गए। वह कैसे दिन रात उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों ना चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने थोड़ी ही जा रही हूँ। उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी मुझे देखकर। लेकिन मुझे उससे क्या मतलब? रजिया ने किवाड़ बंद किए,
घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली गई, कांपती झिझकती, साथ में क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और वह चाहे कितना जोर करे, कितना भी सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आ सकती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी, लेकिन फूहड़ भी थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी, और जो होती भी वह ऊट पटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में रामू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में उसने कुछ परवाह ना की, परवाह करके भी क्या करता, घर में पैसे ही ना थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी, और आज 10-12 दिन से उसका तो दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करा रहा था, और अब वह दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गादीड़ आगे का रास्ता बंद कर कर पीछे लौट आवे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला था। वह क्या गई, मेरे तो इस घर से लक्ष्मी ही चली गई। मैं जानता हूँ, अब भी बुलाऊंगा तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपना अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मर जाता। और कोई लालसा नहीं है अब मेरे पास। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही तुम्हारा हाल पता चला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी, लेकिन दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं था। लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च ना था यहाँ, और घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आ गई। ऐसे कीमती भारी गहने ही भी कहाँ थे? किसान की बिसात ही क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे। मगर और हो ही क्या सकता है? उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं है। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं। उसके बाद तो फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया। कौन दूर है, पूंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया, मगर दसिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे सीने से लगाकर कहा, रोती क्यों है बहन? वह चला गया। मैं तो हूं ना, इसी बात की चिंता ना कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसी के नाम पर बैठेंगी। मैं वहां भी देखूंगी, यहाँ भी। दाब भर की बात ही क्या, कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो बिल्कुल मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया, और घर से निकाल कर ही छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिस के रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध उतरता ही नहीं है। गाय जो तुम छोड़ के गई थी वह मर गई, दूध ही नहीं मिलता उसे। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय ले आऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहां रखा ही क्या है? लाज से उठी, रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ। कोई 200 रुपए खर्च हो गए, किसी से मांगने ना पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। आज वह दसिया को अपनी सौत नहीं समझती, बेटी मानती है। पहले उसे पहनाकर,
तब आप पहनती है, उसे खिलाकर फिर आप खाती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। उनकी जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन, गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे कर लेना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुर सुहाती करके बोली, आज जोखू के बापू होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। वो जितना करते मैं उसका दूना करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना कि जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू, तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ। घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे बस एक रोटी दे दो, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया है, तुम्हारा तो अभी जीता है ना, मैं हूं ना। दसिया ने उसकी गोद में सिर रखा और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माँ हो। तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रो रही हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। दसिया की बात सुनकर रजिया भी मुस्कुराकर रो दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।